पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कहा गया है कि पूर्ण से कुछ भी निकालें तब भी वह पूर्ण रहता है, पूर्ण से कुछ भी विभाजित करें तब भी वह पूर्ण रहता है, कुछ जोड़ें तब भी पूर्ण रहता है, और कुछ विभाजित करें, कुछ गुणित करें, द्विगुणित करें, गुणा करें तब भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। यह अनंत की परिभाषा है। यह हमारे मनीषियों ने वेदों में लिखा, ऋचाओं में लिखा। हमारे मनीषियों ने अपनी ऋचाओं में आध्यात्म दर्शन के साथ साथ वैज्ञानिक शोध के महामंत्र दिए, और वह स्थान रहा है गंगा का तट, त्रिवेणी का तट। भागीरथी के किनारे भारत की संस्कृति बढ़ी। सनातन संस्कृति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म को हमारे मनीषियों ने यहाँ की जीवनचर्या में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के संस्कार में जोड़ा। त्रिवेणी तट पर मैं मौजूद हूँ, अश्विनी मिश्र, और मैं बात करूंगा आज सनातन संस्कृति में धर्म, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान की। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है। आप शांभवी पीठम से हैं, शांभवी पीठाधीश्वर हैं। इसके अलावा हम वाराणसी से जुड़ेंगे प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी से, जो कि ज्योतिर्विज्ञान विभाग से हैं और विश्व के स्तर के माने जाने ज्योतिषी हैं। जुड़ेंगे हम अपने संवाददाताओं से और जानेंगे कि कैसे आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम हुआ है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में कैसे रहा है अब तक के 4 दिन, और आज 5वें दिन क्या रहेंगी प्रमुख सुर्खियां। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आज 5वां दिन है। त्रिवेणी संगम में देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था का उमंग लिए त्रिवेणी तट पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी पर पहुंचेंगे। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के शासन ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की, स्थलीय निरीक्षण किया, मुख्य सचिव ने और साथ ही साथ डीजीपी ने, और अमावस्या पर्व के साथ ही और अन्य वीवीआईपी विजिट को लेकर तैयारियों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम देने के लिए कहा गया। रेलवे स्टेशन पर जानकारी देने के लिए अधिक डिजिटल स्क्रीन लगाने के साथ साथ लोगों को रनिंग स्टेटस दिखाने के लिए कहा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी स्थिति में ट्रेनों के प्लेटफॉर्म चेंज न हो। संगम से स्टेशन की दूरी को भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाए। मेला क्षेत्र में टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कवायद की जा रही है। बहुत सारी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन और साथ ही साथ निर्बाध टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या, वाराणसी, आसपास के तीर्थ क्षेत्रों के लिए नियमित बसों का संचालन किया जा रहा है, और संगम से पर्याप्त संख्या में शुद्धता का, स्वच्छता का भी स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को चेकिंग और पेट्रोलिंग नियमित जारी रखने के लिए कहा गया है, और किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरतने के लिए कहा गया है। 12 किलोमीटर लंबे घाटों में 1-1 इंच पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्विघ्न ये महासम्मेलन, महापर्व संपन्न हो। हम आपको और बताएंगे कि आज कुंभ में क्या है कुछ अन्य गतिविधियां, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी, जो कि शारदा पीठाधीश्वर, शांभवी पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मनीषियों ने वेदों की ऋचाओं में, उपनिषदों में ऐसे ऐसे मंत्र दिए जिन पर शोध करके लोग अपने को मोक्ष मूला कहते हैं। मैक्स मूलर का नामांतरण हो जाता है। पूरे पश्चिम में रिनेसा होता है, पूरे पश्चिम में जो है औद्योगिक क्रांति होती है, और वो तब होती है जब यहाँ का संस्कृत विपुल साहित्य राशि उनकी हद तक पहुँचता है। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, लीलावती, कणाद, कपिल मुनि, भारद्वाज, जिनकी ये धरती है, कैसे उन्होंने दर्शन में विज्ञान समाहित किया। जब हम कुंभ के बीच में बैठे हैं और जब हम पूरी दुनिया के समक्ष अपने ज्ञान को रखते हैं, तो हम पाते हैं कि दुनिया में जो ज्ञान का स्रोत है, वो क्यों ना विज्ञान ही ज्ञान हो, विज्ञान का स्रोत भी जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, वही हैं। ऋषि, जिसका नाम अभी आपने लिया, ऋषि मतलब होता है रिसर्चर। ऋषि एक उपाधि है। जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता था और प्रमाणित हो जाता था, तो आपको ऋषि की उपाधि दी जाती थी। आपने जिक्र किया भारद्वाज मुनि का, जिन्होंने पूरी दुनिया को विमान शास्त्र दिया।
जब विमान नहीं थे, आप लोगों को लगता है कि ये तो एक कहानी होगी जी, लेकिन लेकिन पुष्पक विमान से चलने की बातें आई हैं हमारे यहाँ। तो पूरा जो विमान शास्त्र आज भी, मैं अभी दुबई गया था, वहाँ एक वहाँ के किंग का एक इसका हवाई जहाज का स्कूल है पढ़ाने का, तो उसमें भारद्वाज का विमान शास्त्र पढ़ाया जा रहा है जी, पूरा उसका इंग्लिश रूपांतरण करके। तो दुनिया को हमने ज्ञान दिया, दुनिया को हमने विज्ञान दिया, और उसका जो स्रोत था वो वेद था, वो रिसर्च था जी। अच्छा है कि कम से कम दूरदर्शन न्यूज़ पे हम इतनी व्यापक और आप जैसे योग्य एंकर के बीच में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और महाराज जी, अगर देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये विडंबना है कि उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बगल में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम, जो उस समय इतना बड़ा गुरुकुल था, जहां पर हजारों की संख्या में वेद पाठक रहते थे, पढ़ते थे, वटुक रहते थे, विमान शास्त्र की जिसकी आपने चर्चा की। और हम पश्चिम की तुलना में अपने को व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहे जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण के, हमारे गुरुकुल, उन समयों में भी विज्ञान के स्रोत रहे जब पश्चिम में कोई लोग विज्ञान जानते ही नहीं थे। हमारे साथ वाराणसी से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ज्योतिर्विज्ञान के जानकार और साथ ही साथ प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। गिरिजाशंकर शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। जब पश्चिम ने वनफल खाकर, छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामवेद का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। ये जो महाआयोजन है महाकुंभ का, सूर्य की गति पर, मकर की स्थिति पर, पृथ्वी की स्थिति पर, चंद्र की गति पर हजारों सहस्राब्दियों पहले हमारे ऋषियों ने तय किया। वाराणसी से निकलने वाला पंचांग देख के लोग बता सकते हैं कि कब सूर्य ग्रहण बनेगा, कब चंद्र ग्रहण बनेगा। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में पश्चिम में लोग झगड़ा करते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और कॉपरनिकन क्रांति उसे कहा गया। और हमारे मनीषियों ने हजारों साल पहले स्थिति, काल गणना धरती ही की नहीं, पृथ्वी की नहीं, नक्षत्रों की। कितना सटीक तो है ही, और कितना चकित कर देने वाला। और किससे आप बताएंगे कि हमारी वैज्ञानिकता हमारे धर्म दर्शन में समाहित रही है। जी, ज्योतिष शास्त्र ही है जो काल नियामक शास्त्र है। काल निर्धारण करने का और किसी के पास कोई स्रोत नहीं है। जैसे ही हम जानते हैं कि अब कुंभ पर्व होगा, तो कब होगा इसका निर्णय कौन करेगा, इसके लिए हमको ज्योतिष शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है। एक बात जो कही गई शास्त्रों में, विशेषकर पुराणों में भी उल्लेख आया है कि सूर्येन्दु गुरु संयोग तदरासौ यत्र वत्सरे सुधा कुंभ प्लवे भूमौ कुंभो भवति नान्यथा। इसका अभिप्राय ही यही है कि सूर्य, इंदु और गुरु का संयोग जब होता, सूर्य आत्मा का कारक और इंदु चंद्रमा मन का कारक और गुरु का अर्थ है बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जब तत्तद स्थिति में होते हैं, उसी समय कुंभ महापर्व होता है। तो यह इस समय वृष राशि के बृहस्पति चल रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब मौनी अमावस्या को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसकी स्थिति ही ऐसी बनेगी जैसे आकाश भी इस समय घट का रूप ले लिया हो, कुंभ का रूप ले लिया हो, वह कलश जैसा हो जाएगा। तो उसकी स्थिति, आकृति ऊपर से देखने से पता चलेगी, पृथ्वी पर रहकर देखने से पता नहीं चलती। यही कुंभ पर्व का आधार था जो हमारे ऋषियों ने चिंतन करके जाना था और इसकी व्यवस्था की थी। कभी इस सनातन धर्म के जो आदि प्रहरी हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये चारों भाई कुमार अवस्था में रहते हैं। इन्होंने ही कुंभ पर्व का आविष्कार किया था और पृथ्वी पर घूम घूम करके ये चारों जो पर्व आते थे, उस पर्वों पर कुंभ पर्व मनवाया करते थे। बाद में जब ये व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न सी हो गई, तब उस समय भगवत पाद शंकराचार्य ने इस व्यवस्था को पुनः कायम किया, जो आज सुचारू रूप से चल रहा है। आज जो हम कुंभ पर्व ही नहीं, जो भी निर्णय करते, तिथि हो, नक्षत्र हो, वार, योग करण आदि, वो ज्योतिष की सहायता लेते हैं। तो इसी ज्योतिष के द्वारा ही और पूरी तरह वैज्ञानिक है। और जी पूरा वैज्ञानिक है। हजारों साल पहले जानना कितना विस्मयकारी और कितना निश्चित ही है। ये आश्चर्यजनक था। जब प्रथम बार कभी ये काल निर्णय हुआ होगा,
तो उस समय तो आश्चर्यजनक रहा होगा, पर आज तो सबके लिए सहज हो गया है, क्योंकि सबको पहले से ज्ञात हो जाता है पंचांगों में। दसों वर्ष पूर्व, अब तो सैकड़ों वर्ष पूर्व ही तय कर दिया जाता है कि कौन पर्व कब होने वाला है। तो निश्चित ही ये आज के लिए जी तो जी भले ही उतना आश्चर्यजनक न लगे, लेकिन जिस काल में ये निर्णय हुए थे, हमारे ऋषियों के द्वारा तय हुआ था, हमारे इस पृथ्वी पर बैठ करके भूमि में गड्ढा खोद करके बांस की नलियों से आकाश में जो दूर रहने वाले ग्रह नक्षत्र हैं, उनका ये सीधे वेध किया करते थे। उस वेध के द्वारा जान जी लेते थे कि कौन ग्रह कहा जा रहा है, किस नक्षत्र के सन्मुख हो रहा है। ये सारा ज्ञान उस समय हुआ जब अन्य देशों के लोग अभी वस्त्र भी पहनना नहीं सीखे थे। तब तक हमारे यहाँ ऋषियों को जी ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ये मंत्र दृष्टा जो ऋषि थे, ऋषि दर्शनात्, इन्होंने साक्षात इस ब्रह्मांड के स्वरूप को देखा, जाना और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदन कर लिया था। उन दिनों कर लिया था जब जाना, दूसरे और देश के हमारे उन्हीं मंत्रों से ही उन्हीं यही बहुत मंत्र सारे है यंत्र जो और मंत्र। अभियांत्रिकी निकली, तकनीकी निकली। हम जी आपसे दोबारा जी जी जुड़ेंगे, आप बने रहे शास्त्री जी। हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बात आज कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे आध्यात्मिक धारा में विज्ञान है, और साथ भी दर्शनों में अगर देखें तो वो एक रिलीजन, एक पंथ के तरीके से है, किसी एक नैतिक नियम के सिखाते हैं। लेकिन हमारा धर्म है जिसने शून्य की बताया, हमारा धर्म जिसने ब्रह्मांड बताया, हमारा धर्म जिसने अनंत बताया, हमारा धर्म जिसने अणु परमाणु बताया। अजय। बिल्कुल सही कहा आपने अश्विनी जी, और सबसे पहले मैं प्रोफेसर शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए और स्वामी जी को चरण वंदना करते हुए आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। जब अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का रुझान ऐसे महामंडलेश्वरों की तरफ जा रहा है जो मूलतः विदेशी है, यानी भारत में उनका शरीर नहीं है। हालांकि भारत की मनीषा जो है वह हर किसी में ब्रह्म का ही स्वरूप देखती है, किसी में कोई भेद नहीं देखती। लेकिन जन्म के हिसाब से भारत के न होते हुए भी लोग यहाँ पर आकर के भारत की संत परंपरा को अपना रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं। उनका अमृत स्नान के लिए उनकी सवारियां निकल रही हैं पूरे वैभव के साथ में। इन सब की ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो भारत के प्रति आकर्षित तो हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है, सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी, कि वो फिर इसमें सनातन धर्म में किसी तरह की विकृति न लेकर के आए, वो स्वयं विदेशी संस्कृति से भारतीय संस्कृति को अपना करके वापस वो यहीं पर दीक्षा देना शुरू न कर दे, वो मुझे डर है। चलिए, लेकिन मैं विज्ञान की तरफ आता हूं। चूंकि आपने प्रश्न किया, जब तक संसार भारत में यज्ञ के बेसिक स्वरूप को समझेगा, तब तक ये प्रयाग की धरती प्रकृष्ट यज्ञ यानी विशिष्टतम यज्ञ की तरफ ऑलरेडी अनादिकाल से अपने आप को प्रफुल्लित पल्लवित करती आ रही है। तो हमें दुनिया तो छू नहीं सकती है, स्पर्श नहीं कर सकती है। ज्ञान के मामले में, विज्ञान के मामले में हम बहुत पहले आ गए थे। हमारे मनीषी चाहते तो एटम बम बना सकते थे। वो हमारे ऋषियों के पास पहले ही मन से चलने वाला, मंत्र से चलने वाला पुष्पक विमान था, जिसमें कभी भी सीट भरती नहीं थी। अभी अगर हम बात करें तो जो भारत के मनीषा है, विज्ञान के तौर पर यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस कुंभ में, उसने ईज ऑफ लिविंग को, यहाँ की सिक्योरिटी को, एआई मैनेजमेंट को, फेस रेशियल रिकॉग्निशन को काफी बढ़ावा दिया है। बहुत ही स्मूथ चल रहा है। इसलिए 50 करोड़ लोगों को संभालना मुश्किल काम है, और इसी चुनौती को टेक्नोलॉजी ने सरल किया है। आप समय देंगे तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। जी, हमारे साथ स्टूडियो में आनंद स्वरूप जी महाराज हैं। महाराज जी, प्रयाग यज्ञ की धरती है। यज्ञ करते समय हम अगर जो भी स्थितियां बनाते हैं वो भी पूरी तरह ज्यामिति है। जो जिस तरीके से यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हमारी वेदी बनती है, पूर्णतया रेखागणित की वो चकित कर देने वाली ज्यामिति है। अणु हमने दिए, परमाणु हमने दिए, विमान हमने दिए, लेकिन एक आत्मबोध, आत्मगौरव का बोध कहीं ना कहीं कालांतर में समाप्त हो गया। लोग पश्चिम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े, वो यंत्र में पड़े, हम मंत्र में पड़े। हमारे मंत्रों से उन्होंने यंत्र बनाए और हम पर ही थोपे। कैसे आज हमारी उस विपुल ज्ञान राशि को फिर से अनुसंधान करने की जरूरत है। उन्होंने रिसर्च किया, हमने सर्च किया, हम अनुसंधान करते हैं। कैसे उन पर और ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है, और इस तरीके के पर्व और क्या शिक्षा देते हैं? देखिए, दुनिया को इस काम को फिर से शुरू करना चाहिए। केवल भारत को नहीं, भारत से तो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि भारत को, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। हम, जैसे आपने कहा कि हम रिसर्च नहीं करते, हम सर्च करते हैं। हमने सर्च किया, उन्होंने रिसर्च किया उसका। मैं उस बात को कई बार कहता हूं कि
जो गुरुकुलों की शिक्षा है अभी भारत में, हमको अनिवार्य रूप से, चूंकि भारत विश्वगुरु इस नाते है कि ज्ञान का भंडार है, और जो ज्ञान का भंडार है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में नहीं है। हमारी नकल करके उन्होंने इस ज्ञान को परिवर्तित कर दिया, और हम चूंकि गुलामी की एक लंबी समय रहा है हमारे लिए, तो हम कभी इस्लामिक प्रभाव में हो गए, फिर हम अंग्रेजी प्रभाव में हो गए, ईसाईयत प्रभाव में हो गए, तो जो हमारा अपना प्रभाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। हम उसके, जैसे आदि शंकर ने प्रयास किया उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की, अभी फिर से वो समय है, और कुंभ उसके लिए सबसे उचित स्थान है कि हम कैसे अपनी व्यवस्था को रिकंस्ट्रक्ट करें, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे अनिवार्य शिक्षा पद्धति के रूप में प्रारंभ करें, और कम से कम न कर पाए तो 8 वर्ष की उम्र तक गुरुकुल को अनिवार्य शिक्षा पद्धति और के रूप में शोध होना चाहिए। शोध बहुत आवश्यक है कि शोध हो, अनुसंधान हो। हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे हम आज के इस महाकुंभ की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरा का पूरा अन्न क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय आज वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारे उपकरण भी वितरित करेगा। अन्य और कौन कौन सी गतिविधियां हैं और कैसे आध्यात्मिकता, आधुनिकता का, तकनीक का समायोजन आप देखते हैं रामेंद्र? देखिए सुनी, पहले तो जो चर्चा कर रहे थे हम उस पर थोड़ा सा जवाब देके अपनी बात पर आना चाहेंगे कि दुनिया भारत की प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित न हो। जब हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे तब उनके पूर्वज पेड़ों से पत्ते लगाकर उतर रहे थे, और जिन लोगों की किताब में लिखा गया कि धरती चपटी है वो तो ज्ञान ना ही दें। तो जो प्रगति, जो विज्ञान की बात कर रहे थे कि श्री राम जी पूरी अक्षौहिणी सेना को लेकर विमान से अयोध्या आए थे, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा विज्ञान, हमारे जो अध्यात्म में कितना बेहतर था। और आज जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, केवल कुंभ इसका नहीं है कि अध्यात्म की धारा बह रही है, सेवा की एक धारा बह रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के बगल में दंत कुंभ लगा हुआ है, नेत्र कुंभ लगा हुआ है, तमाम मंत्रालयों के चीजें काम कर रही है। जैसे न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको गांठ की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है और दर्द है, उनको निःशुल्क 30 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट बांटेंगे वो कुंभ के समय। तो इस तरीके से सेवा क्षेत्र में बहुत काम हो रहा। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यालय है उसमें संतों की बैठकें होनी है, किस तरह मंदिरों को जो सरकारी तंत्र उससे अलग किया जाए उस पर चर्चा होनी है, किस तरीके से सारे संतों को एक साथ जोड़ना है, किस तरह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार सनातन का और आगे बढ़े उस पर काम करना है। इसी तरह सारे मंत्रालय अलग अलग काम कर रहे हैं। न्याय अधिकारिता अलग कर रहा है, अपना संस्कृत पर्यटन अलग कर रहा है। किस तरह लोगों को दिखाना है, उनको देना है कि संस्कृति क्या है, वो सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है असुरी जी। आप जुड़े रहे रामेंद्र। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमानों से, आपसे भी लेंगे कुंभ की अद्यतन जानकारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं संगम के तट पर, त्रिवेणी तट पर, और आपको संत वाणी सुना रहे हैं, अद्यतन जानकारी दे रहे हैं कुंभ के महापर्व की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज जी, साथ ही साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञान के जानकार और विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी। गिरिजाशंकर शास्त्री जी, हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि हमारे चाहे यज्ञ हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे कार्यक्रम हो, हमने ज्यामिति दुनिया को दी, हमने शून्य दुनिया को दिया, हमने खगोलशास्त्र दुनिया को दिया, हमने वैमानिकी दुनिया को दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया कालांतर में, चाहे वो आक्रांताओं के आक्रमण हो या फिर एक जिसको डार्क एरा कहा जाता है, वो जो 1000 साल तक कम से कम चला। कैसे हमारे खगोल शास्त्र के आधार पर ही पश्चिमी देश
अनुसंधान करके, रिसर्च करके नई नई चीज़ें स्थापित कर रहे हैं। खास तरीके से हमारा खगोल शास्त्र, हमारा ज्योतिर्विज्ञान कितना दुनिया को राह दिखाने में मौजूद है, और भारत में उसके लिए शोध की और कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। जी जी, ठीक प्रश्न किया आपने। हमारे यहाँ सुलभ सूत्र हैं जो ज्यामिति के आधार पर कैसे कौन यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ तो अनंत हैं, और उन यज्ञों में कौन अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा, कैसे वाजपेयी होगा, कैसे जो है शाकपर्णी यज्ञ होगी, किस प्रकार से ज्योतिषोम यज्ञ होगा, तो इन सब का विधान अलग अलग हमारे ही इस भारतवर्ष में सुलभ सूत्रों में बहुत प्राचीन काल में वर्णित किए गए। लेकिन जैसे बौद्धायन ने अपना ये प्रमेय सिद्ध किया, बताया, इसी को हजारों साल बाद पाइथागोरस ने भारत से किया। आश्चर्य की बात है। हाँ, तो उसी को पाइथागोरस ने अपने नाम से किया और यहाँ आकर के अध्ययन करके गए और कह दिया कि पाइथागोरस प्रमेय कहा जाने लगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमारे यहाँ भास्कराचार्य जी ने बहुत पहले कहा कि ये पृथ्वी भ्रमण करती है और ये सूर्य के आकर्षण से टिकी हुई है, पर इसको बाद में जब न्यूटन ने कह दिया 500 साल बाद कि नहीं, सेब नीचे क्यों गिरा, तो ये मान लिया गया कि न्यूटन का सिद्धांत हो गया। आकर्षण की जो बात कही गई, हमारे यहाँ अभी भी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को कोई देखकर जान सकता है। तो जो यज्ञ थे, यज्ञ तो हमारे भारत की ही देन है। आज भी तीर्थराज प्रयाग में जितने यज्ञ होंगे, पूरे विश्व में इतने यज्ञ वर्ष भर में नहीं हो पाते मिलानी करके देखा जाए तो। और यज्ञ से ही पर्जन्य होते हैं, यज्ञ से ही बादल बरसते हैं, तब अन्न होता है और सारे प्राणी जीवित रहते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद् अन्न संभवः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो ये जो कर्म है, ये तीर्थराज प्रयाग में जो 1 महीने से कुछ अधिक चलने वाला कुंभ महापर्व होता है, अथवा हर वर्ष जो माघ मास में जब मकर के सूर्य होते हैं, जी जी जी, जब माघ मास के मकर में भी प्रत्येक वर्ष इतने यज्ञ हो जाते हैं, इतने हवन अनुष्ठान होते हैं कि उससे हमारा पर्यावरण भी ठीक हो जाता है और वह पूरे विश्व को शांति देता है। हम तो शांति के जी 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 जी, ये शांति जो शब्द है, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ है। जी जी जी, निश्चित तौर से हमारे साथ आनंद स्वरूप जी हैं। आनंद स्वरूप जी, शास्त्री जी कह रहे हैं कि सुलभ सूत्र हो, बौधायन प्रमेय हो, बाद में इन्हीं आधार पर लोगों ने रेखागणित तय की, ज्यामिति तय की, और हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हमारा है, उसको बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का माना गया। किस तरीके से हम एक दास मानसिकता में रहे बहुत लंबे समय तक, और कितनी आवश्यकता है उस दास मानसिकता को छोड़कर नया अनुसंधान करके अपनी ज्ञान परंपरा को अभिसिंचित करके दुनिया को राह दिखाना। धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है। जो काम हमने किया, जो रिसर्च हमारे ऋषियों ने किया, वो उनके नाम पे होना चाहिए निश्चित रूप से। और अभी भी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। रिसर्च लगातार चलते रहनी चाहिए। मैं दुर्भाग्य है कि गिरिजा शंकर जी को सुन नहीं पा रहा हूँ स्टूडियो में बैठ करके। मैं बहुत प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, मैं ऐसे ही ज्योतिषियों का कुछ समूह चाहता हूँ पूरे भारत देश में, जो मिल करके फिर से जो जिस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, वो ज्ञान कहीं गया नहीं है, ज्ञान किताबों में खो गया है। अब एक चीज़ मैं और कहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ज्योतिर्विज्ञान विभाग नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, ज्योतिर्विज्ञान विभाग वहाँ पे खुला। वाराणसी में है। सही तरीके से विश्वविद्यालयों में अभी पाठ्यक्रम में भी ज्योतिर्विज्ञान नहीं शामिल हुआ। निश्चित रूप से शिक्षा पे अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। जब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो अंग्रेजी शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा वेद विज्ञान, जैसे बीएचयू के जिसमें अभी गिरिजा शंकर जी हैं, उस पूरे विभाग को वेद विज्ञान विभाग कहते हैं। तो उस विभाग की लगभग सभी विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट खुले, तभी बात शुरू होगी। और ये विभाग केवल वहीं तक नहीं, इसकी शुरुआत प्राइमरी स्कूलों से शुरू होना चाहिए और विश्वविद्यालयों तक ही जाना चाहिए। अगर हम इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट के रूप में ही शुरू कर दें तो भी काम बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अभी बहुत कुछ शिक्षा पे काम, अपनी वैदिक शिक्षा पे काम होना बाकी है। हम अपने गुरुकुलों के माध्यम से, अभी हमने 100 गुरुकुल खोल दिए हैं। 2025 तक मेरा लक्ष्य है कि 1000 गुरुकुल खुल जाए और आगे 2030 तक 1 लाख गुरुकुल खुल जाए।
ये मेरा प्रयास चल रहा है और ऐसा ही प्रयास लगभग सभी ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा पुनर्स्थापित होगी तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, तभी जगत गुरु बनने का वो राह प्रशस्त हो सकेगा। समय की सीमा है। प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी, समय की सीमा है, क्षमा प्रार्थना के साथ, और बस इतना ही समय नियत है। हम आपको धन्यवाद कहेंगे, अपने दोनों संवाददाताओं को धन्यवाद कहेंगे। आनंद स्वरूप जी महाराज, आप स्टूडियो में आए, आपका समय निकाला, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आवश्यकता है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को फिर से अनुसंधान करें, हम अपनी ज्ञान परंपरा पर गर्व करें। और ये जो महाकुंभ का आयोजन है, ये वैचारिक मंथन का भी आयोजन है, और यहाँ से वैचारिक मंथन से जो निकला हुआ अमृत है वो दुनिया को, भारत को जगत गुरु के पद पर पहुंचाए, दुनिया को अभिसिंचित करे भारत के सनातन शाश्वत संस्कृति से, और हम एक बार फिर अपने पूर्ण गौरव को प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम वापस चलेंगे दिल्ली। डीडी न्यूज़ देखते रहिए, और साथ ही साथ हम यहाँ से आपको हर स्नान की, हर अमृत स्नान की झलकियाँ और विशेष कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।